हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना में निम्नतम स्तर पर कौन है? सही उत्तर है ग्राम पंचायतें। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस पूरे व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटने की क्या जरूरत थी? मतलब सब कुछ सीधे राज्य सरकार क्यों नहीं संभाल सकती? देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसका सीधा जवाब है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा। अब सोचिए, एक राज्य की राजधानी में बैठा कोई बड़ा अधिकारी वो ये कैसे जानेगा कि किसी सुदूर गांव में किस सड़क या कुएं की मरम्मत की तत्काल जरूरत है? हाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, ये सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने की शक्ति उनके हाथ में हो जो सीधे उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सही कहा। और इस शक्ति को कानूनी मान्यता कहाँ से मिलती है, ये हमारा अगला बिंदु है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 243। मैं जानना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद 243 में ऐसा क्या खास है? अनुच्छेद 243 महज एक संख्या नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए जब इसे जोड़ा गया था ना जी। तो इसने पंचायतों को एक ठोस संवैधानिक ढांचा दे दिया। मतलब कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से पंचायतों को भंग करके उनके चुनाव वर्षों तक टाल नहीं सकती। ओह, मतलब एक लीगल शील्ड मिल गई। बिल्कुल। इस अनुच्छेद ने स्थानीय प्रशासन को एक बहुत मजबूत कानूनी कवच दे दिया है। अब युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं। प्रश्न 3, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही उत्तर है 21 वर्ष। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष चाहिए और मतदान के लिए 18 वर्ष। तो ये 21 वर्ष का लॉजिक क्या है? ये जो आयु सीमा है ना, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाती है। 18 वर्ष का युवा मतदान करने की समझ तो रखता है, लेकिन पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए थोड़ी और मैच्योरिटी चाहिए होती है। जिम्मेदारी का काम है। हाँ, 21 वर्ष की आयु में युवा आमतौर पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। उनमें समाज की समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने की ऊर्जा होती है। सही बात है। ये युवाओं को राजनीति में लाने का पहला कदम है। चलिए अब देश की सर्वोच्च राजनीति की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? सही उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। मुझे अक्सर ये दुविधा होती है कि निर्वाचन आयोग इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे मैनेज करता है। भारत निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल लॉजिस्टिक मशीनरी में से एक है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कोई सीधा जनमतदान नहीं होता। ये एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, जिसमें संसद और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, राइट? एकदम सही। तो निर्वाचन आयोग का काम ये सुनिश्चित करना है कि हर वोट का मूल्य, जो कि गणितीय रूप से तय होता है, वो एकदम सटीक हो। प्रशासन से अब अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की ओर रुख करते हैं। कृषि प्रधान देश में पानी का प्रबंधन बहुत जरूरी है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की एक विधि है? सही उत्तर है नहर। नहर प्रणाली तो किसी भी कृषि आधारित क्षेत्र का नर्वस सिस्टम होती है। बिल्कुल। ये नदियों के एक्स्ट्रा पानी को उन सूखे इलाकों तक ले जाती है जहां खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। इसके बिना तो बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही कहा। अब पानी के बहाव से धन के बहाव पर आते हैं। प्रश्न 6, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? सही उत्तर है IMPS। हम सब रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैंक तो शाम को बंद हो जाते हैं। फिर ये 24 घंटे कैसे चलता है? यही तो IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस का असली जादू है। पुराने बैंकिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग होती थी। अच्छा। हाँ, जहां सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ एक फिक्स टाइम पर क्लियर होते थे। लेकिन IMPS इस पुरानी प्रणाली को बाईपास कर देता है। ये NPCI के एक रियल टाइम स्विचिंग नेटवर्क पर काम करता है। ओह, मतलब सीधे सर्वर से बात होती है? बिल्कुल, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पलक झपकते ही फंड ट्रांसफर हो जाता है। क्या बात है। ये गति सच में हैरान करती है।
अगर इसकी तुलना हम इतिहास से करें तो चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। प्रश्न 7-10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? सही उत्तर है मेरठ। अब सोचिए, बिना इंटरनेट या IMPS जैसी क्रांति के मेरठ की ये आग पूरे उत्तर भारत में इतनी जल्दी कैसे फैल गई? ये तो सूचना के प्रसार का एक कमाल का ऐतिहासिक केस स्टडी है। उस समय छावनियों के बीच गुप्त संदेशवाहकों का इस्तेमाल हुआ था। रोटी और कमल के फूल वाला। हाँ, रोटी और कमल के फूलों को एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था। ये एक मौन संकेत था कि क्रांति का समय आ गया है, और ये नेटवर्क इतना तगड़ा था कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां भी इसे डिकोड नहीं कर पाईं। सच में अद्भुत। उसी क्रांति की एक सबसे सशक्त आवाज का जिक्र अगले सवाल में है। प्रश्न 8, रानी लक्ष्मीबाई ने किस वर्ष में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? सही उत्तर है 1858। 1857 में विद्रोह शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने रियासतों को दबाना शुरू किया, लेकिन 1858 में ग्वालियर के पास उनका जो अंतिम युद्ध था जी, वो महज एक सैन्य टकराव नहीं था, वो एक रणनीतिक प्रतिरोध था जिसने साबित किया कि भारतीय नेतृत्व हार मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। और ये प्रतिरोध सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं था, समाज के भीतर भी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। प्रश्न 9, पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी? सही उत्तर है सावित्रीबाई फूले। इतिहास के पन्नों में इनका नाम किस तंत्र को बदलने के लिए है? उस दौर में शिक्षा पर कुछ ही वर्गों का एकाधिकार था और महिलाओं के लिए तो स्कूल जाना पूरी तरह से वर्जित था। हाँ, वो तो है। तो सावित्रीबाई फूले का ये कदम महज एक स्कूल खोलना नहीं था, ये सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक संरचना पर सीधा हमला था। उन्होंने अज्ञानता वाले तंत्र को चुनौती दी थी। बहुत बड़ी बात थी वो। ऐसी ही एक और ऐतिहासिक चुनौती का जिक्र यहाँ आता है। प्रश्न 10, 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सही उत्तर है बख्शी जगबंधु विद्याधर। यह विद्रोह 1857 से 40 साल पहले हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, ओडिशा का पाइका समुदाय एक पारंपरिक सैन्य वर्ग था। उन्हें कर मुक्त जमीनें मिली हुई थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जमीनों पर नई और कठोर भू राजस्व नीतियां थोप दी तो उनका पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ ये विद्रोह दिखाता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा बहुत पहले से उबल रहा था। प्रश्न 11, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शहरीकरण। अर्बनाइजेशन। ये महज लोगों का शहर आना नहीं है, बल्कि संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव का पूरा एक गणित है। सही कहा, पानी, सड़क, सब पर दबाव पड़ता है। बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं का ढांचा चरमराने लगता है, जिससे नए अर्बन प्लानिंग मॉडल्स की जरूरत पैदा होती है। और इन बढ़ते शहरों को ऊर्जा भी तो चाहिए। प्रश्न 12, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कोयला। एक बात बताइए, आज सोलर और विंड एनर्जी का दौर है, फिर भी हम कोयले पर इतने निर्भर क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है बेस लोड पावर। बेस लोड पावर? हाँ, देखिए, सौर ऊर्जा केवल दिन में मिलती है और पवन ऊर्जा हवा पर निर्भर है। लेकिन हमारे पावर ग्रिड को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के एक निश्चित बिजली चाहिए ही होती है। ओह, तो वो बेस कोयला देता है। डाक सेवा। ये डाक सेवा का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तंत्र है। कैसे? पहले क्या होता था, स्थानीय पत्रों को राष्ट्रीय पत्रों के साथ मिलाने से छांटने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती थी। ग्रीन चैनल ने एक ऐसा फास्ट ट्रैक रूट बनाया जिससे उसी शहर के पत्र बिना किसी बड़े हब में गए सीधे डिलीवर हो सके। अच्छा, समय बचाने के लिए यातायात को फास्ट ट्रैक करने का एक और उदाहरण है हमारे पास। प्रश्न 14, परमाद्वीप फ्लाईओवर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ये कलकत्ता के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। पुराने शहरों में वैसे भी सड़कें चौड़ी करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसलिए ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हवा में ये कृत्रिम बाईपास बनाया जाता है ताकि शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके जाया जा सके। लेकिन इस कंक्रीट के विस्तार का असर पर्यावरण पर भी तो पड़ता है। चलिए प्रकृति की बात करते हैं। प्रश्न 15, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं?
सही उत्तर है अंडमान द्वीपों के। ये घने जंगल सिर्फ वहीं क्यों पनपते हैं? इसके पीछे सीधा सा ज्योग्राफिकल साइंस है। अंडमान भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब है। वहां साल भर भरपूर धूप और भारी बारिश होती है। ये जो हाई टेम्परेचर और नमी है ना, एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट तैयार करती है कि पेड़ों की छतरी इतनी घनी हो जाती है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। अरे वाह, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल तरीके भी हैं। प्रश्न 16, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है? सही उत्तर है गोदावरी और कृष्णा। जलमार्ग परिवहन का सबसे कुशल तरीका है क्योंकि पानी पर फ्रिक्शन काफी कम होता है। तो मतलब ईंधन कम लगता है? एकदम सही। भारी माल ढोने में सड़क या रेल के मुकाबले ईंधन की खपत बहुत कम होती है। ये दक्षिण भारत के व्यापारिक तंत्र का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर है। व्यापारिक कॉरिडोर से अब कानून व्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 17, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी किस मंत्रालय के अधीन है? सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्रालय। मुझे यहाँ एक डाउट है। जी पूछिए। नशीली दवाओं का सेवन तो एक हेल्थ प्रॉब्लम है ना? हाँ। तो इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय क्यों संभालता है? बहुत ही पेनी ऑब्जर्वेशन है आपकी। दरअसल एनसीबी का मुख्य काम नशा मुक्ति या इलाज करना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका काम है उन अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स और ड्रग कार्टेल्स को तोड़ना जो इस व्यापार से जुड़े हैं। ओ, मतलब अंडरवर्ल्ड और तस्करी। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसीलिए इसे गृह मंत्रालय के तहत रखा गया है। अब लॉजिक पूरी तरह से साफ हो गया। वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा संस्थान है। प्रश्न 18, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है केवी कामत। एनडीबी को मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पश्चिमी एकाधिकार को तोड़ने के लिए बनाया गया था। ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं ना इसे? हाँ बिल्कुल। और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कामत का चुना जाना हमारी तकनीकी और कूटनीतिक पकड़ को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब सामाजिक स्वास्थ्य पर आते हैं। प्रश्न 19, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? सही उत्तर है बालिका संरक्षण अभियान। उस समय भारत के कई राज्यों में लिंगानुपात खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। ये अभियान सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि ये मेडिकल तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड के गलत इस्तेमाल को रोकने और लोगों की मानसिकता बदलने का एक कड़ा प्रयास था। समाज में सुरक्षा की भावना एक और तरीके से दी जाती है। प्रश्न 20, योग क्षेम वहाम्य अहम किसका आदर्श वाक्य है? सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC। आपको पता है ये वाक्य भगवत गीता से लिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है जो आपका है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसे मैं प्रदान करूंगा। वित्तीय बाजार में जहां हमेशा रिस्क होता है, LIC ने इस भरोसेमंद वाक्य का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित महसूस कराया है। ब्रांडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मनोविज्ञान और आर्थिक नीतियों का एक और संगम है अगले सवाल में। प्रश्न 21, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। अब सोचने वाली बात है, इतनी जटिल टैक्स नीति के लिए किसी अर्थशास्त्री के बजाय एक फिल्म स्टार को क्यों चुना गया? क्योंकि जब नियम जटिल होते हैं तो जनता में भ्रम और डर पैदा होता है। GST बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, बहुत कंफ्यूजन था उस समय। बिल्कुल। तो सरकार को अर्थशास्त्र पढ़ाने की नहीं बल्कि भरोसा दिलाने की जरूरत थी। एक जाने माने चेहरे का इस्तेमाल करके उस तकनीकी बदलाव को स्वीकार्य रूप में पेश किया गया। क्या बात है। अब भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर गौर करते हैं। प्रश्न 22, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव में क्या परिवर्तन होता है? सही उत्तर है घटता है। इसे किसी आसान उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है? वायुमंडल को कंबलों के एक बहुत बड़े ढेर की तरह सोचिए। कंबलों का ढेर? हाँ, जो व्यक्ति सबसे नीचे यानी समुद्र तल पर है उस पर सारे कंबलों का भार पड़ रहा है। मतलब वहां हवा का दबाव सबसे ज्यादा है। अच्छा। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं आपके ऊपर कंबलों की संख्या कम होती जाती है, इसलिए हवा का भार और दबाव घटता जाता है। इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है पहाड़ों पर। एकदम सही। बेहतरीन। और इसी सांस को शरीर के भीतर ले जाने का काम खून का है। प्रश्न 23, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही उत्तर है आयरन। आयरन खून में काम क्या करता है? देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और आयरन उसका केंद्र है।
आयरन एक चुंबक की तरह काम करता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को खींचकर बांध लेता है और फिर शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। बिना आयरन के तो ये सिस्टम ठप हो जाएगा। बिल्कुल। विज्ञान की एक और इकाई का जिक्र यहाँ है। प्रश्न 24। किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट कूलाम होता है? सही उत्तर है विद्युत आवेश। मैं हमेशा वोल्ट, एम्पियर और कूलाम में उलझ जाता हूँ। इसे पानी के पाइप से समझते हैं। कूलाम उस पानी की कुल मात्रा है जो पाइप में मौजूद है। ठीक है। एम्पियर उस पानी के बहने की गति है यानी करंट, और वोल्ट वो दबाव है जो उस पानी को आगे धकेल रहा है। अरे वाह, इस उदाहरण ने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी। चलिए विज्ञान से अब संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? सही उत्तर है भगवान कृष्ण। मथुरा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये प्राचीन काल से ही व्यापार और मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मथुरा कला शैली का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है। इसी राज्य का एक और शहर है जो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बन चुका है। प्रश्न 26। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? सही उत्तर है मेरठ। ध्यान देने वाली बात है कि मेरठ, जिसे हमने अभी 1857 की क्रांति के केंद्र के रूप में देखा था, आज आधुनिक कृषि अनुसंधान का केंद्र है। खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है इसका। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन की बात। प्रश्न 27। FIMMA क्या है? सही उत्तर है स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षण प्राधिकरण। इस स्विस एजेंसी का नाम यहाँ क्या मायने रखता है? देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मकड़ी के जाले की तरह जुड़ी हुई है। फिन्मा वह संस्था है जो स्विट्जरलैंड के बैंकों और वित्तीय बाजारों को रेगुलेट करती है। अच्छा, जहां काले धन की अक्सर बात होती है। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिहाज से इसके नियम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। देश की इकोनॉमी के साथ सुरक्षा तकनीक भी जरूरी है। प्रश्न 28। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सही उत्तर है ब्रह्मोस। या सीकर तकनीक मिसाइल को इतनी घातक कैसे बनाती है? पारंपरिक मिसाइलों को GPS या पहले से तय रास्तों पर छोड़ा जाता था। अगर टारगेट हट गया तो मिसाइल चूक सकती है। हाँ। लेकिन सीकर तकनीक मिसाइल की आंख की तरह काम करती है। जब मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो अपना रडार ऑन करती है और टारगेट को खोजती है। मतलब अगर टारगेट भाग रहा हो तब भी? बिल्कुल, वो अपना रास्ता खुद बदलकर उसे नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे फायर एंड फॉरगेट हथियार कहा जाता है। क्या गजब तकनीक है। अब इस सफर के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। प्रश्न 29। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद। ये किताब दिखाती है कि कैसे बिना किसी आधुनिक स्पोर्ट्स गियर के केवल शुद्ध तकनीक और कलाई के जादू से उन्होंने ओलंपिक में दबदबा बनाया था। तकनीक और खेल का एक अलग रूप है मोटर स्पोर्ट्स। प्रश्न 30। पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता कौन थे? सही उत्तर है सेबेस्टियन वेटेल। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई वो रेस भारत में एरोडायनामिक इंजीनियरिंग और मोटर स्पोर्ट्स के प्रवेश का एक ऐतिहासिक पल था। भारत की इसी विविधता को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 31। हाल ही में मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में तिब्बती सम्मेलन थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। दरअसल कर्नाटक का मुंडगोड़ भारत में तिब्बती शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है। इसे मिनी तिब्बत भी कहते हैं। ओह अच्छा। ये दिखाता है कि भारत ने निर्वासित समुदायों को केवल शरण ही नहीं दी, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की जगह भी दी। संस्कृति संरक्षण से ही जुड़ा है अगला सवाल। प्रश्न 32। वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विद्यासागर जी का यह काम महज एक किताब लिखना नहीं था, उन्होंने बंगाली वर्णमाला को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज किया, भाषा को सरल बनाया। हाँ, जिससे समाज के निचले तबके के लिए भी साक्षरता के दरवाजे खुल गए। सामाजिक समरसता का प्रतीक हमारे त्योहार भी हैं। प्रश्न 33। होली का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? सही उत्तर है फाल्गुन। फाल्गुन का महीना खगोलीय रूप से स्प्रिंग इक्विनॉक्स के आसपास आता है। ये मौसम के बदलाव और कृषि कैलेंडर का एक बेहतरीन वैज्ञानिक मेल है। मौसम के बदलाव के साथ नई प्रतिभाएं भी आ रही हैं। प्रश्न 34। किस क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया है? सही उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। इतनी कम उम्र में ये सम्मान दिखाता है कि टैलेंट स्काउटिंग का नेटवर्क कितना गहरा हो चुका है। अब प्रतिभाएं छोटे शहरों से ही
विश्व स्तर के लिए तैयार हो रही हैं। कला के क्षेत्र में भी ऐसी ही प्रतिभाएं हैं। प्रश्न 35, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सही उत्तर है कथकली और भरतनाट्यम। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने मंदिरों तक सीमित इन जटिल नृत्य शैलियों को आधुनिक थिएटर के मंच तक पहुंचाया। खेल के अखाड़े में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। प्रश्न 36, हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है हरियाणा थंडर। हाँ, जब पारंपरिक अखाड़ों की संस्कृति में आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस को मिला दिया गया तो हरियाणा कुश्ती का एक पावर हाउस बन गया। कुश्ती के जोश के बाद संगीत की बात करते हैं। प्रश्न 37, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। ये नाम थोड़ा विरोधाभासी है, कर्नाटक संगीत और मुख्य राज्य तमिलनाडु। ये ऐतिहासिक भूगोल का दिलचस्प पहलू है। अंग्रेजों के समय में पूर्वी घाट और कोरोमंडल तट के बीच के पूरे क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था। अच्छा, उस इलाके का नाम था। जी, इसलिए भले ही आज ये मुख्य रूप से तमिलनाडु या केरल में है, इसका नाम उसी ऐतिहासिक क्षेत्र से लिया गया है। अब इस डीप डाइव का आखिरी सवाल, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। प्रश्न 38, भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है? सही उत्तर है सोलापुर। ये खोज सच में अचंभित करती है। इतने बड़े पैमाने पर पत्थरों की भूल भुलैया बनाने के लिए बहुत ही जटिल ज्यामितीय और स्थानिक गणित यानी स्पेशल मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। मतलब पुराने जमाने में भी? बिल्कुल। ये सिद्ध करता है कि हमारे प्राचीन समाजों में इंजीनियरिंग का स्तर कितना उन्नत था। तो ये था पंचायत से लेकर सोलापुर की रहस्यमयी भूल भुलैया तक का एक अद्भुत सफर। मेरा इस 38 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट ने वाकई कई अलग-अलग विषयों को समझने में मदद की है। आपको मिले और समापन से पहले आइकन जरूर दबाइएगा। एक बिंदु